अध्याय 4 हॉरेस लवहॉर्न। हैरी पिछले कुछ दिनों से बड़ी आस लगाया था कि डंबलडोर उसे लेने आएंगे। इसके बावजूद उसे प्रिवेट ड्राइव से डंबलडोर के साथ निकलते समय थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले वह हेडमास्टर से हॉगवर्ट्स के बाहर कम ही मिला था। आमतौर पर उनके बीच एक डेस्क रहती थी। हैरी को उनसे हुई आखिरी मुलाकात बार बार याद आती रही, जिससे उसकी उलझन और बढ़ गई। उस मौके पर उसने बहुत ज्यादा चिल्ला-चौट की थी और डंबलडोर के बहुत सारे कीमती सामानों को तोड़ने-फोड़ने की पूरी कोशिश की थी। बहरहाल, डंबलडोर बिल्कुल सहज दिख रहे थे। उन्होंने उत्साह से कहा, हैरी, अपनी छड़ी तैयार रखना। लेकिन सर, मुझे तो स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। डंबलडोर बोले, अगर कोई हमला होता है तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम अपने मन में आने वाले किसी भी प्रतिकारक मंत्र या श्राप का प्रयोग कर सकते हो। बहरहाल, मुझे लगता है कि तुम्हें आज हमले के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। क्यों सर? तुम मेरे साथ जो हो, डंबलडोर ने सहजता से कहा। बस इतना ही काफी है हैरी। वे प्रिवेट ड्राइव के छोर पर पहुंचकर अचानक रुक गए। उन्होंने हैरी से पूछा, जाहिर है तुमने अभी तक अंतर्ध्यान परीक्षा पास नहीं की होगी। हैरी बोला, नहीं, उसके लिए तो 17 साल की उम्र होनी चाहिए। डंबलडोर बोले, तो फिर तुम्हें मेरी बाह बहुत कसकर पकड़नी होगी। अगर दिक्कत ना हो तो मेरी बाईं बाह को पकड़ो। जैसा तुमने देखा ही होगा, मेरी छड़ी वाली बाह इस समय थोड़ी नाजुक हालत में है। हैरी ने डंबलडोर की बाईं बाह पकड़ ली। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा। अच्छा, तो अब चलते हैं। हैरी को डंबलडोर की बाह खिंचती हुई महसूस हुई और उसने अपनी पकड़ दुगनी मजबूत कर दी। हर चीज तत्काल काली हो गई। उन पर सभी दिशाओं से बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। वह सांस नहीं ले सकता था। उसके सीने पर जैसे लोहे की छड़ें कस गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां उसके सिर में धंसी जा रही थी। उसके कान के पर्दे उसकी खोपड़ी में धंसे जा रहे थे। और फिर उसने रात की बहुत सारी ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भर ली और अपनी आंसू भरी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ जैसे वह अभी-अभी रबड़ की बहुत संकरी नली में से निकला हो। कुछ सेकंड बाद जाकर उसे एहसास हुआ कि प्रिवेट ड्राइव गायब हो चुका था। वह और डंबलडोर अब एक गांव के वीरान चौक में खड़े थे, जिसके बीच में युद्ध का एक पुराना स्मारक और कुछ बेंचें थी। उसकी इंद्रियों के साथ ही उसकी समझ भी काम करने लगी और उसे एहसास हुआ कि अभी-अभी वह जिंदगी में पहली बार अंतर्ध्यान हुआ था। ठीक हो? डंबलडोर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। इसकी आदत पड़ने में वक्त लगता है। मैं ठीक हूँ, हैरी ने अपने कान मलते हुए कहा, जिनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने प्राइवेट ड्राइव को थोड़ी अनिच्छा से छोड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं झाड़ू की सवारी को ज्यादा पसंद करूंगा। डंबलडोर मुस्कुराए और उन्होंने अपने यात्री चोगे को अपने गले पर थोड़ा कसकर लपेटते हुए कहा, इस तरफ। वे तेजी से चल दिए। वे एक खाली सराय और कुछ मकानों के पास से गुजरे। पास के चर्च की घड़ी के अनुसार लगभग आधी रात हो चुकी थी। डंबलडोर ने कहा, तो मुझे बताओ हैरी, तुम्हारा निशान, क्या ये अब भी दुखता है? हैरी ने अनजाने में अपना एक हाथ माथे तक उठाया और बिजली के आकार वाले निशान को मला। उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ। मुझे लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के ताकतवर बनने के बाद तो ये बहुत ज्यादा दुखेगा। उसने डंबलडोर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वे बोले, बहरहाल, मेरा अनुमान दूसरा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को आखिरकार एहसास हो गया कि तुम उसके विचारों और भावनाओं को भांप रहे हो, जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह अब तुम्हारे खिलाफ गुप्त विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। हैरी ने कहा, अच्छी बात है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वोल्डेमॉर्ट के विचारों की सदमे भरी झलक और परेशान करने वाले सपनों से छुटकारा पाकर वह खुश था। वे एक मोड़ पर मुड़कर टेलीफोन बूथ और बस स्टॉप के पास से गुजरे। हैरी ने कनखियों से डंबलडोर की तरफ दोबारा देखा। प्रोफेसर, हैरी, और हम इस समय कहाँ हैं? हैरी, यह बटली बैबर्टन नाम का प्यारा गांव है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह हाँ, जाहिर है, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया। डंबलडोर ने कहा, देखो, मैंने पिछले कुछ सालों में ये बात इतनी बार कही है कि मैं अब गिनती ही भूल गया हूँ। लेकिन एक बार फिर हमारे स्टाफ में एक सदस्य कम है। हम यहाँ मेरे एक पुराने साथी को मनाने आए हैं, ताकि वह रिटायरमेंट छोड़कर हॉगवर्ट्स में आ जाए। सर,
मैं इस काम में कैसे मदद कर सकता हूँ? ओह, मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, डंबलडोर ने अस्पष्टता से कहा। यहाँ बाईं तरफ, हैरी। वे एक ऊंची संकरी सड़क पर चलने लगे, जिसके दोनों तरफ मकान थे। सभी खिड़कियों में अंधेरा था। पिछले 2 हफ्तों से प्राइवेट ड्राइव पर छाई अजीब सी ठंडक यहाँ भी मौजूद थी। हैरी के मन में दम पिशाचों का ख्याल आ गया। उसने पीछे पलट कर देखा और अपनी जेब में रखी छड़ी को कस कर पकड़कर आश्वस्त हो गया। प्रोफेसर, हम अंतर्ध्यान मंत्र का प्रयोग करके सीधे आपके पुराने साथी के मकान में क्यों नहीं पहुंच गए? क्योंकि यह उतनी ही बड़ी बदतमीजी होती जितनी कि सामने वाले दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ देना, डंबलडोर ने कहा। शिष्टाचार का तकाजा है कि हम अपने साथी जादूगरों को ये अवसर दें कि वे हमें प्रवेश करने से रोक सके। वैसे भी इन दिनों ज़्यादातर जादूगरों के मकानों पर जादुई सुरक्षा है, ताकि अवांछित लोग अंतर्ध्यान होकर वहां नहीं पहुंच सके। उदाहरण के लिए, हॉगवर्ट्स में कोई भी इमारतों या मैदान के भीतर अंतर्ध्यान नहीं हो सकता, हैरी ने तत्काल कहा। हरमाइनी ग्रेंजर ने मुझे बताया था। उसने सही बताया था। हमें दोबारा बाईं तरफ मुड़ना है। उनके पीछे चर्च की घड़ी ने 12 घंटे बजाए। हैरी ने सोचा कि डंबलडोर को ये बात बदतमीजी क्यों नहीं लगती कि वे रात को 12 बजे अपने पुराने साथी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि बातचीत का सिलसिला अब चल पड़ा था, इसलिए वह कुछ ज्यादा जरूरी सवाल पूछना चाहता था। सर, मैंने दैनिक जादूगर में पढ़ा था कि फज को हटा दिया गया है। सही है, डंबलडोर ने कहा, जो अब एक गली में मुड़ रहे थे। मुझे यकीन है तुमने ये भी पढ़ा होगा कि अब उनकी जगह रूफस स्क्रिमग्योर आ गए हैं, जो पहले ऑरर कार्यालय के प्रमुख थे। हैरी ने पूछा, क्या वे क्या आपको लगता है कि वे अच्छे हैं? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, डंबलडोर ने कहा। वे निश्चित रूप से काबिल हैं। उनके पास कॉर्नेलियस से ज्यादा निर्णायक और सशक्त व्यक्तित्व है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। रूफस कर्मठ हैं, और चूंकि उनकी ज्यादातर जिंदगी शैतानी जादूगरों से लड़ने में बीती है, इसलिए वे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कम नहीं आंकते हैं। हैरी ने इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर ने स्क्रिमग्योर के साथ हुई उस मतभेद के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसके बारे में दैनिक जादूगर ने लिखा था। हैरी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस विषय पर आगे कुछ पूछ सके, इसलिए उसने विषय बदल दिया। और सर, मैंने मैडम बोन्स की खबर भी पढ़ी थी। हाँ, डंबलडोर ने धीरे से कहा। बहुत दुखद श्रुति। वे बहुत अच्छी जादूगरनी थी। मुझे लगता है कि यहाँ ऊपर चलना होगा। आउच! उन्होंने अपने घायल हाथ से इशारा किया। प्रोफेसर, आपके हाथ को क्या? डंबलडोर ने कहा। मेरे पास अभी पूरी बात बताने का समय नहीं है। ये एक रोमांचक कहानी है। मैं इसके साथ न्याय करना चाहता हूँ। वे हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। इससे हैरी समझ गया कि उसे डांटा नहीं जा रहा है और वह आगे भी सवाल पूछ सकता है। सर, एक उल्लू जादू मंत्रालय का एक पैम्फलेट लाया था। इसमें वे सुरक्षा कदम बताए गए हैं जो हम सभी को प्राण भक्षियों से रक्षा के लिए उठाने चाहिए। हाँ, मुझे भी मिला था, डंबलडोर ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें ये उपयोगी लगा? सच कहूं तो नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। उदाहरण के लिए, मैं बहरूपिया नहीं बल्कि प्रोफेसर डंबलडोर हूँ। ये जांच करने के लिए तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा मनपसंद जैम कौन सा है। मैंने नहीं पूछा, हैरी ने बोलना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि डंबलडोर ये बात मजाक में कह रहे हैं या उसे झिड़क रहे हैं। हैरी, भविष्य के लिए ये याद रखना, मेरा मनपसंद जैम रास्पबेरी है। वैसे अगर मैं प्राणभक्षी होता तो मैं निश्चित रूप से डंबलडोर का वेश बनाने से पहले अपने मनपसंद जैम के बारे में जान लेता। अरे ठीक है, हैरी ने कहा। देखिए, पैम्फलेट में सजीव लाशों के बारे में कुछ लिखा था। ये क्या होती हैं? पैम्फलेट में स्पष्ट नहीं बताया गया था, डंबलडोर ने धीरे से कहा। सजीव लाश का मतलब है ऐसे मुर्दा शरीर जिस पर जादू करके शैतानी जादूगर उससे अपना काम करवाते हैं। सजीव लाशें काफी समय से नहीं देखी गई हैं। दरअसल वोल्डेमॉर्ट के गायब होने के बाद से ही वे नहीं दिखी हैं। वह इतने सारे लोगों की हत्या कर चुका है कि उनकी सेना बना सकता है। यही वह जगह है हैरी, बस यही।
वे पत्थर के एक छोटे मकान के करीब आ रहे थे, जिसके चारों तरफ बगीचा था। हैरी सजीव लाश के भयंकर विचार को समझने में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान किसी तरफ नहीं गया। लेकिन जैसे ही वे सामने वाले गेट तक पहुंचे, डंबलडोर अचानक रुक गए। हैरी उनसे टकरा गया। ओह ओह ओह! हैरी ने उधर देखा जिधर डंबलडोर देख रहे थे। मकान की तरफ देखते ही उसका दिल डूब गया। सामने वाला दरवाजा उखड़ा हुआ था और चूलों पर लटक रहा था। डंबलडोर ने सड़क पर ऊपर नीचे देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हैरी, छड़ी निकालकर मेरे पीछे आओ। उन्होंने गेट खोला और तेजी से, लेकिन खामोशी के साथ, बगीचे में बने रास्ते पर चल दिए। हैरी उनके ठीक पीछे था। डंबलडोर सामने वाले दरवाजे को बहुत धीरे से धक्काते हुए और अपनी छड़ी उठाते हुए बोले, प्रकाशित भव। डंबलडोर की छड़ी के सिरे पर रोशनी हो गई और एक संकरा हॉल दिखने लगा। बाईं तरफ एक और दरवाजा खुला था। अपनी प्रकाशित छड़ी को ऊपर उठाकर डंबलडोर लिविंग रूम में पहुंच गए। हैरी उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उनकी आंखों के सामने तबाही का मंजर आ गया। एक बड़ी दीवार खड़ी उनके पैरों के पास चकनाचूर पड़ी थी, जिसका कांच टूट गया था और पेंडुलम भी गिरी हुई तलवार की तरह थोड़ा दूर पड़ा था। एक पियानो उल्टा पड़ा था और उसकी कुंजियां फर्श पर बिखरी हुई थी। एक गिरे हुए फानूस का मलबा पास में चमक रहा था। कुशन पिचके हुए थे और उनके कोने से पंख निकल रहे थे। कांच और चीनी मिट्टी के टुकड़े पाउडर की तरह हर चीज के ऊपर पड़े थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी और ऊपर कर ली ताकि इसकी रोशनी दीवारों पर पड़ जाए, जहां कोई गहरी लाल चीज वॉलपेपर पर फैली हुई थी। हैरी ने धीरे से सांस खींची, जिस पर डंबलडोर ने मुड़कर देखा। अच्छा संकेत नहीं है, है ना? उन्होंने भारी आवाज में कहा। हाँ, यहाँ कोई भयंकर घटना हुई है। डंबलडोर सावधानी से कमरे के बीच में पहुंचे और अपने पैरों के पास के मलबे की जांच करने लगे। हैरी भी उनके पास जाकर चारों तरफ देखने लगा। वह इस बात से डर रहा था कि पियानो या गिरे हुए सोफे के मलबे के नीचे से उसे किसी की लाश दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि लड़ाई हुई हो और वे उन्हें घसीट कर ले गए हों, प्रोफेसर, हैरी ने सुझाव दिया। हालांकि वह ये कल्पना नहीं करने की कोशिश कर रहा था कि जिस व्यक्ति के खून से दीवारें इस तरह रंगी हुई थी, वह कितनी बुरी तरह घायल होगा। मुझे नहीं लगता, डंबलडोर ने धीरे से कहा और एक फूली हुई कुर्सी के पीछे झांका, जो एक तरफ को गिरी हुई थी। आपका मतलब है वे अब भी यहीं कहीं पर हैं? हाँ। और बिना किसी चेतावनी के डंबलडोर ने झटके से अपनी छड़ी की नोक फूली हुई कुर्सी में गड़ा दी, जो चिल्लाई, आउच! गुड इवनिंग, हॉरिस, डंबलडोर ने सीधे खड़े होते हुए कहा। हैरी का जबड़ा लटक गया। पल भर पहले जहां कुर्सी थी, अब वहां एक बहुत मोटा तथा गंजा बूढ़ा आदमी था, जो अपना पेट मल रहा था और पानी भरी आंखों से डंबलडोर की तरफ देखकर पलकें मिचमिचा रहा था। इतनी जोर से छड़ी गड़ाने की क्या जरूरत थी? उस आदमी ने रूखेपन से कहा और खड़ा हो गया। बहुत कसकर लगी। छड़ी की रोशनी उनकी चमकदार चांद, उभरी आंखों, बड़ी सफेद मूंछ और मखमल के मेहरून जैकेट के चमकदार बटनों पर पड़ी, जो उन्होंने अपने हल्के बैंगनी रेशमी पजामे के ऊपर पहन रखी थी। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा मुश्किल से डंबलडोर की ठुड्डी तक पहुंच रहा था। लड़खड़ाकर खड़े होते हुए उन्होंने बुदबुदा कर पूछा, किस बात से पता चला? वे अब भी अपना पेट मल रहे थे और इस बात पर जरा भी शर्मिंदा नहीं लग रहे थे कि उन्हें अभी अभी कुर्सी बनने का नाटक करते हुए पकड़ा गया था। प्यारे हॉरिस, डंबलडोर ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अगर प्राणभक्षी यहाँ सचमुच आए होते तो मकान के ऊपर मौत का निशान बना होता। जादूगर ने अपने चौड़े माथे पर अपना मोटा हाथ ठोका। मौत का निशान, वे बुदबुदाए। जानता था कि कोई ना कोई चीज रह गई है। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं फर्नीचर को तितर बितर कर ही रहा था कि तभी तुम कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस भरी, जिससे उनकी मूंछ के कोने फड़कने लगे। डंबलडोर ने विनम्रता से पूछा, क्या तुम दोबारा सामान जमाने में मेरी मदद चाहते हो? जादूगर ने कहा। हाँ। वे एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। लंबे दुबले डंबलडोर और नाटे गोल मटोल हॉरिस अपनी छड़ियां एक जैसे अंदाज में लहराने लगे। फर्नीचर अपनी पुरानी जगह पर लौट गया। सजावटी सामान बीच हवा में दोबारा जुड़ गए। पंख दोबारा कुशन में चले गए। फटी हुई पुस्तकें जुड़ गईं और अपने अपने शेल्फ पर पहुंच गईं। तेल से जलने वाली लालटेनें फिर से जल गईं।
चांदी की टूटी हुई तस्वीरों के बहुत सारे चमकते हुए फ्रेम कमरे के पार उड़े और एक डेस्क पर सही सलामत पहुंच गए। चटकी, टूटी, फटी और बिखरी चीजें दोबारा ठीक हो गईं। दीवारें खुद ब खुद साफ हो गईं। पुरानी दीवार घड़ी जुड़ गई और घंटे बजाने लगी। डंबलडोर ने घड़ी के घंटों की आवाज के ऊपर जोर से पूछा, वैसे ये किसका खून था? दीवारों पर ड्रैगन का, हॉरिस नाम के जादूगर ने चिल्लाकर कहा, जब जोरदार आवाज के साथ फानुस दोबारा छत पर लटक गया। पियानो से आखिरी छन्न हुई और फिर खामोशी छा गई। हाँ, ड्रैगन का, जादूगर ने बात करने के अंदाज में कहा। मेरी आखिरी बोतल थी और इस वक्त इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। खैर, ये दोबारा काम में आ सकता है। वे साइड बोर्ड पर रखी कांच की एक छोटी शीशी के पास तक गए और उसे रोशनी में उठाकर अंदर भरे गाढ़े द्रव्य की जांच करने लगे। थोड़ी धूल है। उन्होंने बोतल दोबारा साइड बोर्ड पर रख दी और आह भरी। उसी वक्त उनकी निगाह हैरी पर पड़ी। ओहो, उन्होंने कहा और उनकी बड़ी गोल आंखें हैरी के माथे के निशान तक पहुंच गईं। ओहो, डंबलडोर परिचय करवाने के लिए आगे आते हुए बोले, ये हैरी पॉटर है और हैरी, ये मेरे पुराने दोस्त और सहकर्मी हॉरिस स्लगहॉर्न हैं। स्लगहॉर्न डंबलडोर की तरफ मुड़े और उनके चेहरे पर एक चालाकी भरा भाव था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह राजी कर लोगे, है ना? मेरा जवाब अब भी नहीं है, एल्बस। वे हैरी के पास से गुजरे और उनका चेहरा संकल्प से तना हुआ था, जैसे वे किसी प्रलोभन से बचने की कोशिश कर रहे हों। मुझे लगता है कि एक एक ड्रिंक हो जाना चाहिए, डंबलडोर ने कहा। पुराने दिनों के खातिर स्लगहॉर्न झिझके, फिर उन्होंने रूखेपन से कहा, तो फिर ठीक है, बस एक ड्रिंक। डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए और उन्होंने उसे उस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया जैसी कुर्सी बनने का स्लगहॉर्न ने नाटक किया था। ये कुर्सी अभी जली हुई आग और तेल की चमकती लालटेन के पास रखी थी। उस कुर्सी पर बैठते समय हैरी को लगा कि किसी कारण से डंबलडोर उसे जादूगर के ठीक सामने बैठाना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। जब स्लगहॉर्न बोतल को ग्लासों में डालने के बाद दोबारा कमरे में मुड़े तो उनकी आंखें तत्काल हैरी पर पड़ी। हूँ, उन्होंने तेजी से पलटते हुए कहा, जैसे उन्हें डर हो कि उनकी आंखों को चोट पहुंच जाएगी। ये लो। उन्होंने डंबलडोर को एक ड्रिंक दे दिया, जो बिना आमंत्रण के बैठ गए थे। फिर स्लगहॉर्न ने ट्रे हैरी की तरफ बढ़ा दी और सुधरे हुए सोफे के कुशन पर धंसकर असंतुष्ट खामोशी में बैठ गए। उनके पैर इतने छोटे थे कि फर्श तक नहीं पहुंच पा रहे थे। डंबलडोर ने पूछा, अच्छा, तो कैसा चल रहा है हॉरिस? ज्यादा अच्छा नहीं है, स्लगहॉर्न ने तत्काल कहा। सीना कमजोर है, सांस जल्दी भर आती है, गठिया भी है। पुराने दिनों की तरह नहीं चल पाता हूँ, लेकिन ये तो होना ही था। बुढ़ापा, थकान, डंबलडोर ने कहा। और इसके बावजूद तुमने इतने कम समय में हमारे लिए इतना बढ़िया स्वागत कर लिया। तुम्हें फटाफट काम करना पड़ा होगा, है ना? तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा की चेतावनी नहीं मिली होगी, है ना? स्लगहॉर्न ने आधी चिढ़ और आधे गर्व से कहा। 2 मिनट की? मैं अपने घुसपैठिया सम्मोहन अलार्म को नहीं सुन पाया था। मैं उस वक्त नहा रहा था। फिर भी, उन्होंने गंभीरता से दोबारा संभलते हुए कहा, सच तो ये है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ एल्बस। एक थका हुआ बूढ़ा जो अब शांति से जिंदगी गुजारना चाहता है और आराम से रहना चाहता है। हैरी ने कमरे में चारों तरफ देखते हुए सोचा, ये निश्चित रूप से आरामदेह था। सामान भरा हुआ था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि यह आरामदेह नहीं था। नरम कुर्सियां और स्टूल थे, ड्रिंक्स और पुस्तकें थी, चॉकलेट के बॉक्स और मोटे कुशन थे। अगर हैरी को ये पता नहीं होता कि ये जादूगर यहाँ रहते हैं, तो वह अंदाजा लगाता कि ये घर किसी अमीर आडंबर प्रिय बुढ़िया का होगा। डंबलडोर ने कहा, हॉरिस, तुम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो जितना मैं हूँ। शायद तुम्हें भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, स्लगहॉर्न ने रूखेपन से कहा। उनकी पीली आंखें डंबलडोर के घायल हाथ पर पड़ी। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे हाथ भी पहले जितनी तेजी से नहीं चल पाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डंबलडोर ने शांतिपूर्वक कहा और अपनी आस्तीन हिलाकर जली तथा काली उंगलियों के कोने दिखाए। उन्हें देखकर हैरी के रोंगटे खड़े हो गए। बेशक, अब मैं पहले से ज्यादा धीमा हो गया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ, उन्होंने कंधे उचका दिए और अपने हाथ चौड़े फैला लिए, जैसे कह रहे हो कि उम्र के अपने पुरस्कार होते हैं। हैरी ने देखा कि उनके सही सलामत हाथ में एक अंगूठी थी। उसने डंबलडोर के हाथ में यह अंगूठी पहले कभी नहीं देखी थी। अंगूठी बड़ी थी
और सोने की लग रही थी। इसमें एक भारी काला पत्थर था जो बीच से चटका हुआ था। स्लगहॉर्न की आंखें भी एक पल के लिए अंगूठे पर पड़ी और उनके चौड़े माथे पर पल भर के लिए एक हल्की सी त्योरी दिखने लगी। डंबलडोर ने पूछा, हॉरिस, घुसपैठियों के खिलाफ इतने सारे सुरक्षा इंतजाम ये प्राणभक्षी के लिए थे या मेरे लिए? स्लगहॉर्न ने पूछा। प्राणभक्षी मुझ जैसे गरीब बूढ़े से क्या चाहेंगे? डंबलडोर बोले। मुझे लगता है कि वे लोगों को सताने, यातना देने और हत्या करने में तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग करना चाहते होंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वे अभी तक तुम्हें नियुक्त करने नहीं आए? स्लगहॉर्न ने पल भर के लिए डंबलडोर को घूर कर देखा और फिर बुदबुदाए। मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं 1 साल से अज्ञातवास में हूँ। कभी एक हफ्ते से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुका। एक मगलू घर से दूसरे मगलू घर में रह रहा हूँ। इस जगह के मालिक कैनरी आइलैंड्स में छुट्टियां मनाने गए हैं। ये घर बहुत अच्छा है। इसे छोड़ते समय मुझे अफसोस होगा। मगलुओं के घर में रहना बहुत आसान है अगर आप इसका तरीका सीख लें। वे लोग मुखबिर यंत्र के बजाय बर्गलर अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। बस उन पर एक आसान सा निष्क्रियता सम्मोहन मार दो और ये ध्यान रखो कि पड़ोसी आपको पियानो लाते ना देख ले। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा। लेकिन ये तो शांत जीवन की तलाश करते बूढ़े के लिए काफी थकान भरा काम है। देखो, अगर तुम हॉगवर्ट्स लौटते हो, अगर तुम मुझे ये बताने जा रहे हो कि उस घटिया स्कूल में मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, तो कोशिश मत करो एल्बस। मैं भली अज्ञातवास में रह रहा हूँ, लेकिन डोलोरेस अम्बरिज के जाने के बाद कुछ अजीब सी अफवाहें मेरे कानों तक पहुंची हैं। अगर तुम टीचर्स के साथ आजकल इस तरह का सलूक करते हो। प्रोफेसर अम्बरिज ने सेंटोर्स के समूह को गुस्सा दिला दिया था। डंबलडोर ने कहा, मुझे लगता है कि अगर कोई जंगल में जाकर गुस्सैल सेंटोर्स से तुम गंदे अर्ध प्रजाति के कहता है तो वह समझदारी का परिचय नहीं देता है। उसने ऐसा कहा, स्लगहॉर्न ने कहा। मूर्ख औरत, मुझे वह कभी पसंद नहीं थी। हैरी हंसा। डंबलडोर और स्लगहॉर्न दोनों ने ही उसे मुड़कर देखा। सॉरी, हैरी ने जल्दी से कहा। बात यह है कि मैं भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। डंबलडोर अचानक उठकर खड़े हो गए। क्या तुम जा रहे हो? स्लगहॉर्न ने तत्काल आशा भरे स्वर में पूछा। डंबलडोर ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बाथरूम का इस्तेमाल कर लूं। स्लगहॉर्न ने निराशा से कहा। ओह, बाईं तरफ वाला दूसरा दरवाजा। डंबलडोर ने कमरा पार किया। जब उनके जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया तो खामोशी छा गई। कुछ पल बाद स्लगहॉर्न उठकर खड़े हो गए। लगता था उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने हैरी की तरफ चोरी से देखा, फिर आग के पास जाकर अपने कमर सेकने के लिए उसकी तरफ पीठ मोड़ी। उन्होंने अचानक कहा, अच्छी तरह जानता हूं कि वे तुम्हें क्यों लाए हैं। हैरी बस स्लगहॉर्न को देखता रह गया। स्लगहॉर्न की पानीदार आंखें हैरी के निशान पर फिसली और इस बार उन्होंने उसके बाकी चेहरे को भी ढंग से देखा। तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो। हाँ, मुझे लोगों ने बताया है, हैरी बोला। सिवाय तुम्हारी आंखों के। तुम्हारी आंखें मेरी मम्मी जैसी है। हाँ, हैरी ये बात इतनी बार सुन चुका था कि अब इससे ऊब चुका था। हूँ, हाँ, अच्छा। टीचर को कभी खास प्रिय विद्यार्थी नहीं रखने चाहिए, लेकिन वह मेरी प्रिय विद्यार्थी थी। स्लगहॉर्न ने हैरी की तरफ सवालिया निगाह डालते हुए कहा। तुम्हारी माँ, लिली इवांस, बहुत ही बुद्धिमान थी, जोशीली, प्यारी लड़की। मैं उससे अक्सर कहता था कि उसे तो मेरे हाउस में होना चाहिए था। वह बहुत दबंग जवाब देती थी। आपका हाउस कौन सा था? मैं नागशक्ति हाउस का प्रमुख था, स्लगहॉर्न ने कहा। फिर हैरी के चेहरे का भाव देखकर वे उसकी तरफ उंगली हिलाते हुए जोर से बोले, इस बात से मेरे खिलाफ मत हो जाना। मुझे लगता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह गरुड़द्वार में होगे। हाँ, आमतौर पर परिवार के सदस्य एक ही हाउस में जाते हैं। वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी सीरियस ब्लैक का नाम सुना है? तुमने सुना होगा, 2 सालों से अखबार में छप रहा था। वह कुछ हफ्ते पहले मर गया है। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हैरी की आंतों को मरोड़ दिया हो और उन्हें कसकर जकड़ लिया हो। देखो, वह स्कूल में तुम्हारे डैडी का बहुत अच्छा दोस्त था। पूरा ब्लैक खानदान मेरे हाउस में था, लेकिन सीरियस गरुड़द्वार में चला गया। अफसोस, वह बहुत प्रतिभावान था। जब उसका भाई रेगुलस हॉगवर्ट्स आया तो वह मुझे मिल गया, लेकिन मुझे पूरा खानदान इकट्ठा करना अच्छा लगता। ऐसा लग रहा था जैसे नीलामी में किसी दूसरे ने ऊंची बोली लगाकर सामान ले लिया हो, जिससे उत्साही संग्राहक को निराशा हुई हो। यादों में गुम स्लगहॉर्न ने सामने वाली दीवार को घूरा और उस जगह पर थोड़े से मुड़े
ताकि उनकी पूरी पीठ पर एक सी गर्मी रहे। जाहिर है तुम्हारी माँ मगलू थी। जब मुझे पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वह इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा था वह शुद्ध खून की होगी। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक लड़की मगलू है, हैरी ने कहा, और वह हमारे यर में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। स्लगहॉर्न ने कहा, अजीब बात है कि ऐसा कई बार होता है ना? हैरी ठंडेपन से बोला, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ, उन्होंने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी अभी बताया ना कि तुम्हारी मम्मी मेरी सबसे प्रिय विद्यार्थियों में से एक थी, और उसके बाद वाले ईयर में डर्क क्रैसवेल भी था। जाहिर है वह अब पिशाच संपर्क कार्यालय का प्रमुख है। वह भी मगलू परिवार में पैदा हुआ था, बहुत ही प्रतिभाशाली था। वह आज तक मुझे ग्रीन गॉट में होने वाली गतिविधियों की बहुत बढ़िया अंदरूनी जानकारी देता है। वे थोड़े ऊपर नीचे उछले और आत्मसंतुष्ट अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने टेबल पर रखे कई चमकते फ्रेमों की तरफ इशारा किया, जिनमें लगी तस्वीरों में लोग हिल रहे थे। सभी पूर्व विद्यार्थी हैं, सब पर उनके साइन हैं। वहां तुम्हें दैनिक जादूगर का संपादक बर्नाबस कफ दिखेगा। वह अखबार के बारे में मेरी राय जानने में हमेशा दिलचस्पी लेता है। और हनी ड्यूक्स का एम्ब्रोसियस फ्लूम है, हर जन्मदिन पर एक गिफ्ट हैम्पर भेजता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उसका परिचय सिरॉन हॉर्किस से करवाया था, जिसने उसे उसकी पहली नौकरी दी थी। और पीछे की तरफ अगर तुम अपनी गर्दन थोड़ी झुकाओगे तो वह तुम्हें दिख जाएगी। वह ग्वेग जॉन्स है, हॉलीहेड हार्पीस की कप्तान। लोग हमेशा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हार्पीस की टीम से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, और मैं जब भी चाहता हूँ मुझे मुफ्त टिकट मिल जाते हैं। इस विचार से वे काफी खुश नजर आ रहे थे। और ये सब लोग जानते हैं कि आप कहाँ हैं, ताकि वे आपको सारा सामान भेज सकें, हैरी ने कहा, जो ये सोच रहा था कि अगर चॉकलेटों के हैम्पर, क्विडिच टिकट और सलाह मांगने के लिए उत्सुक आगंतुक स्लगहॉर्न तक पहुंच सकते हैं, तो फिर प्राणभक्षी अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंच पाए थे। स्लगहॉर्न के चेहरे से मुस्कुराहट उतनी ही जल्दी फिसल गई जिस तरह खून दीवार से फिसलता था। जाहिर है नहीं, उन्होंने हैरी को देखते हुए कहा। लगभग 1 साल से मेरा सबसे संपर्क टूट चुका है। हैरी को आभास हुआ कि इन शब्दों से खुद स्लगहॉर्न सदमे में आ गए थे। वे एक पल के लिए विचलित दिखने लगे, फिर उन्होंने कंधे उचका दिए। फिर भी समझदार जादूगर ऐसे वक्त में अपना सिर झुकाकर चलता है। डंबलडोर के लिए कहना आसान है, लेकिन हॉगवर्ट्स में नौकरी करने का मतलब मायापंछी के समूह के प्रति अपनी सार्वजनिक निष्ठा घोषित करने जैसा है। और हालांकि मुझे यकीन है कि समूह के लोग बहुत प्रशंसनीय और साहसिक काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी मरने की दर से हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए आपको मायापंछी के समूह में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हैरी ने कहा, जो अपनी आवाज से हिकारत का पुट दूर नहीं रख पाया। स्लगहॉर्न के आरामदेह अस्तित्व से सहानुभूति रखना मुश्किल था जब उसे सीरियस की याद आई, जो एक गुफा में छिपा हुआ था और चूहे खाकर जी रहा था। ज्यादातर टीचर्स मायापंछी के समूह में नहीं हैं, और उनमें से कोई भी आज तक नहीं मरा है, जब तक कि आप कुरेल को ना गिने। और उसके साथ जो हुआ वह उसी के काबिल था, क्योंकि वह वोल्डेमॉर्ट के साथ काम कर रहा था। हैरी को यकीन था कि स्लगहॉर्न उन जादूगरों में से होंगे जो वोल्डेमॉर्ट के नाम को सहन नहीं कर पाते होंगे, और उसे निराशा नहीं हुई। स्लगहॉर्न कांपे और प्रतिरोध में चीहूके, जिसे हैरी ने नजरअंदाज कर दिया। हैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि जब तक डंबलडोर हेडमास्टर हैं, तब तक स्टाफ बाकी जादूगरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। वोल्डेमॉर्ट सिर्फ उन्हीं से डरता है ना? स्लगहॉर्न एक दो पल के लिए हवा में ताकते रहे। वे हैरी के शब्दों पर विचार कर रहे थे। हाँ हाँ, ये सच है कि तुम जानते हो कौन ने कभी डंबलडोर से उलझना नहीं चाहा, उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि अगर मैं प्राण पक्षियों के साथ शामिल नहीं होता हूँ, तो तुम जानते हो कौन मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकता। ऐसी स्थिति में मैं एल्बस के करीब रहने पर ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। मैं ये नाटक नहीं करूंगा कि मैं अमेलिया बोन्स की मौत से विचलित नहीं हुआ हूँ। अगर मंत्रालय के इतने सारे संपर्कों और संरक्षण के बाद उसके साथ ऐसा हो सकता है तो। डंबलडोर दोबारा कमरे में आ गए। स्लगहॉर्न इस तरह उछले जैसे भूल ही गए हों कि डंबलडोर भी घर में थे। तो एल्बस, उन्होंने कहा, काफी देर लगा दी, पेट गड़बड़ था क्या? नहीं, मैं तो बस मगलू पत्रिकाएं पढ़ रहा था, डंबलडोर ने कहा। मुझे बुनाई के नमूने देखना पसंद है। अच्छा हैरी, हम हॉरिस का काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे चलने का समय हो गया है। हैरी ये आदेश मानने के लिए बेताब था। वह उछलकर खड़ा हो गया।
स्लगहॉर्न हैरान दिखने लगे। तुम जा रहे हो? हाँ, जब मैं हार जाता हूँ तो हार मान लेता हूँ। हार? स्लगहॉर्न विचलित दिखने लगे। उन्होंने अपने मोटे अंगूठे चटकाए और थोड़े कसमसाए जब उन्होंने देखा कि डंबलडोर ने अपने यात्री चोगे को कसा और हैरी ने अपनी जैकेट की जिप लगाई। अच्छा, मुझे अफसोस है कि तुम हॉगवर्ट्स में काम नहीं करना चाहते हो, हॉरिस। डंबलडोर ने अपनी सही सलामत हाथ से सलाम करते हुए कहा। तुम्हारे दोबारा लौटने पर हॉगवर्ट्स खुश होता। हमारी बढ़ी हुई सुरक्षा के बावजूद अगर तुम वहां नहीं पढ़ाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वैसे तुम जब चाहो वहां आ सकते हो। तुम्हारा स्वागत है। हाँ, अच्छा, जैसा मैंने कहा। तो फिर विदा। विदा, हैरी ने कहा। वे सामने वाले दरवाजे पर थे, तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। डंबलडोर ने मुड़कर देखा कि स्लगहॉर्न लिविंग रूम के दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर हाँफ रहे थे। तुम रिटायरमेंट छोड़ दोगे? हाँ, हाँ, स्लगहॉर्न ने अधीरता से कहा। मैं पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हॉरिस, हम 1 सितंबर को मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलते हैं, स्लगहॉर्न ने हुंकार भरते हुए कहा। जब वे बगीचे के रास्ते पर चलने लगे तो पीछे से स्लगहॉर्न की आवाज आई। मैं ज्यादा तनख्वाह लूंगा, डंबलडोर। डंबलडोर हंस दिए। बगीचे का गेट उनके पीछे झूलकर बंद हो गया और वे घुमड़ती धुंध के बीच अंधेरे में चल दिए। डंबलडोर बोले, बहुत बढ़िया, हैरी। हैरी ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओह हाँ, तुमने किया है। तुमने हॉरिस को बता दिया कि हॉगवर्ट्स लौटने से उसे कितना फायदा होगा। क्या वह तुम्हें पसंद आया? और हैरी को पता नहीं था कि वह स्लगहॉर्न को पसंद करता है या नहीं। उसे लग रहा था कि वे एक तरह से खुशनुमा थे, लेकिन दम्भी भी थे। चाहे वे कितना भी विरोध करते हों, लेकिन वे इस बात पर बहुत हैरान थे कि मखलू परिवार में पैदा होने वाली लड़की अच्छी जादूगरनी कैसे बन सकती है। डंबलडोर ने आगे कहा, जिससे हैरी आगे कुछ बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। हॉरिस आराम पसंद है। उसे मशहूर, सफल और शक्तिशाली लोगों को अपने पास रखना अच्छा लगता है। उसे लोगों को प्रभावित करना अच्छा लगता है। उसने कभी सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं की। वह तो हमेशा पीछे की कुर्सी पर बैठना चाहता था। देखो, वहाँ प्रगति की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। वह हॉगवर्ट्स में अपने पसंदीदा विद्यार्थी चुनता था और कई बार उनकी महत्वाकांक्षा या दिमाग के कारण, कई बार उनके आकर्षण या प्रतिभा के कारण। हॉरिस में सही विद्यार्थियों को चुनने की अद्भुत कला थी, इसलिए उसके चुने हुए विद्यार्थी आगे चलकर कई क्षेत्रों में काफी सफल हुए। हॉरिस ने अपने पसंदीदा विद्यार्थियों का एक तरह का क्लब बना डाला, जिसके केंद्र में वह खुद था। वह परिचय कराता था, सदस्यों के बीच उपयोगी संपर्क बनाता था और हमेशा बदले में किसी न किसी तरह का लाभ प्राप्त करना चाहता था, चाहे यह उसकी प्रिय पाइनएप्पल टॉफियों का मुफ्त बक्सा हो या फिर पिशाच संपर्क कार्यालय के अगले कनिष्ठ सदस्य की अनुशंसा करने का मौका। हैरी के दिमाग में अचानक एक बड़ी मकड़ी की तस्वीर आ गई जो अपने चारों तरफ एक तरह का जाल बुन रही थी और यहाँ वहाँ एक एक धागा लहरा रही थी ताकि बड़ी और रसदार मक्खियाँ ज्यादा करीब आ जाएं। डंबलडोर ने आगे कहा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम हॉरिस के खिलाफ हो जाओ, या जैसा अब हमें कहना चाहिए, प्रोफेसर स्लगहॉर्न के खिलाफ हो जाओ, बल्कि तुम्हें सावधान करने के लिए कह रहा हूँ। हैरी, तुम उनके संग्रह के सबसे नायाब रत्न बन सकते हो। वह लड़का जो जिंदा बच गया, या फिर जो तुम्हें आजकल कहा जाता है, चुनिंदा जादूगर। इन शब्दों से हैरी को ठंडक का एहसास हुआ, जिसका आसपास की धुंध से कोई लेना देना नहीं था। उसे कुछ सप्ताह पहले सुने गए वे शब्द याद आ गए, जिसका उसके लिए भयंकर और विशेष अर्थ था। एक के रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। डंबलडोर ने चलना बंद कर दिया था और वे उस चर्च के पास खड़े थे, जिसके पास से वे पहले गुजरे थे। काफी हो गया हैरी, अब तुम मेरी बाह पकड़ लो। इस बार हैरी अंतर्ध्यान होने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद उसे ये पसंद नहीं आया। जब दबाव खत्म हुआ और वह एक बार फिर सांस ले सकता था, तो उसने पाया कि वह डंबलडोर के साथ एक देहाती सड़क पर खड़ा था और दुनिया में अपनी दूसरी सबसे प्रिय इमारत की छाया देख रहा था, रॉन का घर। उसके मन में अभी अभी उमड़ने वाली दहशत की भावना के बावजूद इस इमारत को देखकर उसका मनोबल अपने आप बढ़ गया। वहां रॉन था और मिसेस वीजली भी,
जो इतना अच्छा खाना बनाती थी जितना उसने किसी और क्या नहीं खाया था। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो हैरी, डंबलडोर ने गेट के पास से गुजरते हुए कहा, तो मैं विदा लेने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अकेले में, शायद यहाँ। डंबलडोर ने पत्थर की एक उजाड़ झाड़ूघर की तरफ इशारा किया, जहाँ वीसली परिवार अपनी उड़ने वाली झाड़ुएं रखता था। हैरी थोड़ी हैरानी के साथ डंबलडोर के पीछे पीछे चूं चूं करते दरवाजे से अंदर गया और एक ऐसी जगह पहुंच गया जो अलमारी से भी छोटी थी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी के सिरे पर रोशनी करके उसे टॉर्च की तरह जला लिया और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उम्मीद है हैरी कि तुम इस बात का जिक्र करने के लिए मुझे माफ करोगे। बहरहाल मंत्रालय की घटना के बाद तुम हर चीज को जिस तरह से झेल रहे हो उस पर मुझे खुशी और थोड़ा गर्व भी है। मुझे कहना होगा कि सीरियस को भी तुम पर गर्व होता। हैरी ने थूक गटका। लगता था जैसे उसकी आवाज उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसे नहीं लगा कि वह सीरियस की बात झेल सकता है। वर्नन अंकल के मुंह से ये सुनना ही काफी दर्दनाक था। क्या इसका गॉडफादर मर गया है? इससे भी बुरा ये था कि स्लगहॉर्न ने सीरियस का नाम का जिक्र हल्के फुल्के ढंग से किया था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, बड़े दुख की बात है कि तुम और सीरियस बहुत कम समय तक साथ रह पाए। जो एक लंबा और सुखद संबंध हो सकता था, उसका बेरहमी से अंत हो गया। हैरी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें इस वक्त उस मकड़ी पर जमी हुई थी जो अब डंबलडोर के हेड पर चढ़ रही थी। वह जानता था कि डंबलडोर समझते थे। वे समझ गए थे कि उनकी चिट्ठी के मिलने तक हैरी ने डर्सली परिवार में अपना लगभग सारा समय बिस्तर पर लेटे लेटे बिताया था। वे जानते थे कि वह ठीक से खाना नहीं खाता था और धुंध भरी खिड़की को घूरता रहता था। यह धुंध उस ठंडे खोखलेपन से भरी थी जिसे हैरी दंपिशाचों से जुड़ा हुआ मानता था। हैरी ने आखिर धीमी आवाज में कहा, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि अब वह मुझे कभी चिट्ठी नहीं लिखेगा। उसकी आंखें अचानक जलने लगीं और उसने पलकें मिचमिचाईं। ये स्वीकार करना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन अपने गॉडफादर के बारे में उसे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि उसके कारण हैरी को ये तसल्ली थी कि हॉगवर्ट्स से बाहर कोई था जिसे उसकी परवाह थी, लगभग अभिभावक की तरह। और अब उल्लू की डाक उसे वह राहत का एहसास कभी नहीं दिला सकती थी। सीरियस तुम्हारे लिए वह सब कुछ था जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना, डंबलडोर ने धीरे से कहा। जाहिर है यह श्रुति अपूर्णीय है, लेकिन जब मैं डर्सली परिवार में था, हैरी ने बीच में कहा और उसकी आवाज ज्यादा दृढ़ हो गई, तो मुझे एहसास हो गया कि मैं कमरे में बंद नहीं रह सकता था या मानसिक संतुलन नहीं खो सकता। सीरियस कभी ऐसा नहीं चाहता, है ना? और वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी होती है। मैडम बोन्स को देखिए, एमिलिन वेंस को देखिए, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है ना? लेकिन अगर ऐसा हुआ, उसने खूंखार अंदाज में कहा और डंबलडोर की नीली आंखों में देखा जो छड़ी की रोशनी में चमक रही थी, तो मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा प्राण भक्षियों को ले जाऊंगा और अगर मैं ये कर सका तो वोल्डेमॉर्ट को भी। अपने मम्मी डैडी के बेटे और सीरियस के सच्चे गॉडसन की तरह कहा। डंबलडोर हैरी की पीठ पर हल्के से प्रशंसा की धौल जमाते हुए बोले, मैं तुम्हारी बात पर अपना हैट उतार कर सलाम करता, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा करने पर तुम पर मकड़ियों की बारिश हो जाएगी। और अब हैरी, इसी से जुड़े एक विषय पर आते हैं। मुझे लगता है कि तुम पिछले 2 हफ्तों से दैनिक जादूगर अखबार ले रहे हो। हाँ, हैरी ने कहा और उसका दिल थोड़ी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। तो तुमने देखा ही होगा कि भविष्यवाणी के हॉल में तुम्हारे अभियान से संबंधित खबरों की बाढ़ सी आ गई है। हाँ, हैरी ने दोबारा कहा, और अब हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं ही। नहीं, कोई नहीं जानता है, डंबलडोर ने बीच में बोलते हुए कहा। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उस भविष्यवाणी का पूरा विवरण जानते हैं जो तुम्हारे और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में की गई है, और वे दोनों ही इस वक्त मकड़ियों से भरे बदबूदार झाड़ू घर में खड़े हुए हैं। बहरहाल कई लोगों ने ये सही अंदाजा लगा लिया है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपने प्राणभक्षियों को एक भविष्यवाणी चुराने भेजा था और उस भविष्यवाणी का संबंध तुमसे था। मुझे लगता है कि तुमने भविष्यवाणी में कई बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताया होगा। नहीं, हैरी ने कहा। कुल मिलाकर ये समझदारी भरा निर्णय था, डंबलडोर ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अपने दोस्तों
मिस्टर रोनाल्ड वीसली और मिस हरमाइनी ग्रेंजर को बता देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने आगे कहा जब हैरी भौचक्का दिखने लगा। मुझे लगता है कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात उन्हें नहीं बताना उनकी दोस्ती का अपमान होगा। मैं ये नहीं चाहता था कि वे परेशान हो जाएं या डर जाएं। डंबलडोर ने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से हैरी को देखते हुए कहा, या शायद तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि तुम खुद परेशान और डरे हुए हो। हैरी, तुम्हें अपने दोस्तों की ज़रूरत है। जैसा तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, सीरियस ये कभी नहीं चाहता कि तुम खुद को बंद कर लो। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डंबलडोर जवाब चाहते भी नहीं थे। वे आगे बोले, अब इसी से जुड़े हुए लेकिन अलग विषय पर बात करते हैं। मेरी इच्छा है कि इस साल तुम मुझसे अलग से सीखो। अलग से? आपसे? हैरी ने कहा और आश्चर्य के साथ अपनी चिंतित खामोशी से बाहर आ गया। हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दूँ। आप मुझे क्या सिखाएंगे सर? ओह, कुछ बातें इधर की, कुछ बातें उधर की, डंबलडोर ने हवाई अंदाज में कहा। हैरी ने उम्मीद से इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। इसलिए उसने उनसे एक और चीज के बारे में पूछ लिया, जो उसे थोड़ा परेशान कर रही थी। अगर मैं आपसे पढ़ूंगा तो मुझे स्नेप से गुप्त विद्या सीखने की जरूरत नहीं होगी, है ना? प्रोफेसर स्नेप, हैरी? नहीं, तुम्हें उनसे नहीं सीखना होगा। अच्छी बात है, हैरी ने राहत से कहा, क्योंकि वह रुक गया, क्योंकि वह अपने दिल की बात उजागर नहीं करना चाहता था। डंबलडोर ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर भयंकर शब्द अच्छा रहेगा। हैरी हंस पड़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि अब प्रोफेसर स्नेप से मेरा ज्यादा पाला नहीं पड़ेगा, उसने कहा, क्योंकि वे मुझे आगे जादुई काढ़े की पढ़ाई नहीं करने देंगे जब तक कि मुझे OWL में आउटस्टैंडिंग ना मिला हो, जो मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं मिलेगा। अपने OWL के बारे में तब तक कुछ मत कहो जब तक कि वे तुम्हें मिल ना जाए, डंबलडोर ने गंभीरता से कहा। अब ये बात उठ ही गई है, तो मुझे लगता है कि परीक्षा परिणाम आज सुबह ही आ जाएंगे। अब हमारे विदा होने से पहले दो बातें और। पहली बात तो ये, मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम अपना अदृश्य चोगा हर समय अपने पास रखो, हॉगवर्ट्स में भी, ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। समझ गए? हैरी ने अपना सिर हिलाया। और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ रहते समय जादू मंत्रालय ने रॉन के घर को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की है। इसकी वजह से आर्थर और मॉली को थोड़ी असुविधा हो रही है। उदाहरण के लिए, उनकी सारी डाक मंत्रालय में जांच के बाद ही उनके पास पहुंचती है। उन्हें इससे ज़रा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की ही सबसे ज़्यादा चिंता है। बहरहाल, अगर तुमने उनके यहाँ रहते समय अपनी गर्दन खतरे में डाली, तो यह उनके त्याग का उचित प्रतिदान नहीं होगा। मैं समझ गया, हैरी ने फौरन कहा। तो फिर ठीक है, डंबलडोर ने झाड़ू घर का दरवाजा धक्काकर खोलते हुए और अहाते में पहुंचते हुए कहा, मुझे किचन में रोशनी दिख रही है। अब हम लोग मॉली को मौका देते हैं कि वह तुम्हें देखकर कहे कि तुम कितने दुबले हो गए हो।